नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। 2 तारीख आपको बताता हूं, उन तारीख को अपने जहन में बैठा लीजिएगा और फिर आपको यह पूरी खबर तफसील से समझ में आएगी। पहली तारीख है 12 मई 2024 और दूसरी तारीख है 1 अप्रैल 2025। 1 साल कमोबेश इन दोनों तारीखों के बीच है। अब अपने टीवी स्क्रीन पर ये 2 फोटो देखिए। एक फोटो है 12 मई 2024 की और दूसरी फोटो है 1 अप्रैल 2025 की। जो 24 वाली फोटो है यानी कि 12 मई वाली जो फोटो है उसमें आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे होंगे और रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे नजर आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन की एक तरफ। दूसरी तरफ तस्वीर में भी गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि आपको इसमें मनोज पांडे नजर नहीं आ रहे होंगे बल्कि अभय सिंह दिख रहे होंगे, राकेश प्रताप सिंह नजर आ रहे होंगे। इन दोनों तस्वीरों में एक समानता तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों तस्वीर में गृह मंत्री हैं, लेकिन इसमें जो दूसरी बड़ी समानता है वो ये है कि ये दोनों तस्वीर समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की तस्वीरें हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी से दगा किया और उसके बाद इन लोगों ने बीजेपी से शरण मांगी, लेकिन वहां से भी अभी तक इनको छत्र छाया नहीं मिल पाई है। आज एक्सप्लेनर में आपको यही बताएंगे कि कैसे 27 फरवरी को 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी से दगा की। दगा करके उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया। उनके अंतरात्मा की आवाज थी कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ दुरुस्त नहीं है। ये वही लोग हैं जो अखिलेश यादव के पिछलग्गू थे। ये वही लोग हैं जो मुलायम सिंह की कस्में खाते थे। ये वही लोग हैं जो मौका परस्त निकले। ये वही लोग हैं जिन्होंने अखिलेश यादव की पीठ पर छुरा घोंपा। वोट था राज्यसभा का 10 सीटों के उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे। 7 भाजपा जीत सकती थी, 3 समाजवादी पार्टी जीत सकती थी। समाजवादी पार्टी को भी यह भरोसा था कि उसके पास जितने विधायक हैं वो इतने सक्षम हैं कि अपने 3 राज्यसभा के प्रत्याशी जिता ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी अनाउंस कर दिए। पहले नंबर पर थे रामजीलाल सुमन, दूसरे नंबर पर थी जया बच्चन और तीसरे नंबर पर थे उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन। आलोक रंजन को उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता। बहुत बड़े कद के प्रशासनिक सेवा के अफसर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने बाद में समाजवादी पार्टी का दामन थामा। कुछ यही कमोबेश हाल भारतीय जनता पार्टी से 7 प्रत्याशियों का था। लेकिन दांव फंसा कहां? दांव फंसा भारतीय जनता पार्टी ने 7 की बजाय 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए। 8वें प्रत्याशी उतरे बिजनेसमैन संजय सेठ। संजय सेठ को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह भरोसा था कि भाई हमारे 3 प्रत्याशी हैं, विधायकों की तादाद इतनी है कि हम इनको जिता ले जाएंगे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उनके पीठ के पीछे खंजर भोंकने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 विधायक खड़े हैं। वैसे तो 8 विधायक थे, 7 ने तो क्रॉस वोटिंग की, एक वोट देने ही नहीं आया। इन 8 विधायकों ने जो गद्दारी समाजवादी पार्टी के साथ की, अखिलेश यादव उसे आज तक भूल नहीं पाए। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने उनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। लेकिन जो लोग यहां से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में गए, अभी तक वो वहां पर अपने तालमेल नहीं बिठा पा रहे। बहुत मुश्किलें हो रही हैं उनके लिए। वो कहानी आपको बताएंगे, पहले राज्यसभा वाली ये कहानी पूरी कर लेता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 प्रत्याशी थे जिनके लिए विधायकों को वोट करना था। राज्यसभा का चुनाव अमूमन आम चुनाव नहीं होता कि आप गए आम लोग उसमें वोट करें। इसमें विधायकों की संख्या होती है, वो विधायक वोट करते हैं। विधानसभा के भीतर चुनाव होता है। हालांकि इस चुनाव को इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है, भारत निर्वाचन आयोग ही कंडक्ट कराता है, लेकिन वोट सिर्फ विधायक देते हैं। तो बात आई 7 विधायकों की। पहले उन 7 विधायकों के नाम आपके स्क्रीन पर हैं फोटो के साथ, उसको समझ लीजिए। पहला नाम है ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे का। दूसरा नाम है गोसाईगंज से बाहुबली विधायक अभय सिंह का। तीसरा नाम है गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह का। जो दूसरी वाली फोटो आपने देखी थी ना, उसमें यही 2 लोग थे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह।
उनके साथ संजय सेठ भी थे, जिनके लिए लोगों ने वोट किया था। चौथे नंबर पर थे कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, पांचवें नंबर पर चायल से विधायक पूजा पाल, छठे नंबर पर अंबेडकर नगर जलालाबाद से राकेश पांडे और सातवें नंबर पर बिसौली से आशुतोष मौर्य। ये 7 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। 8वीं विधायक जो थी वो पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और अमेठी से विधायक महाराजी देवी थी, वो वोट देने ही नहीं आई, लिहाजा वो इस तोहमत से बच गई कि आपने वोट बीजेपी को नहीं दिया, लेकिन सपा को वोट ना देकर के भी उन्होंने बड़ा नुकसान किया। हालांकि नतीजा यह हुआ कि आलोक रंजन कुछ उन्हीं चुनिंदा वोटों से हार गए जिन वोटों को बीजेपी में शिफ्ट कराया गया था। इसके बाद इन विधायकों ने कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, आलोक रंजन उत्तर प्रदेश में संघर्ष के साथी नहीं रहे, उनको जबरदस्ती प्रत्याशी बनाया गया, ये बात वो बात। हालांकि वो ये भूल गए कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने वोट किया संजय सेठ को, वो भी कोई संघर्ष के साथी नहीं थे, वो भी कभी समाजवादी पार्टी में भी सांसद रहे। उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में जाने का मौका मिला, बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेस बचाने के लिए सब करना पड़ता है, और उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, वो वहां से राज्यसभा के प्रत्याशी हो गए। तो जिस बात को लेकर ये बागी विधायक सपा से बगावत कर गए थे, वो दूसरी तरफ भी सेम ही थी, क्योंकि वहां पर भी एक बिजनेसमैन चुनावी मैदान में थे और वो वहां पर चुनाव जीत गए। अब आपके भी जहन में सवाल उठता होगा कि भाई अगर इन लोगों ने इतनी बगावत की तो फिर अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी से निकाला क्यों नहीं निकाल दिया? ये यहां पर एक बड़ी खास बात होती है। अब आपको जो पहले तस्वीर आपने देखी थी वो एक बार फिर देखिए, 12 मई 2024 वाली। अमित शाह वाराणसी के दौरे पर थे। वाराणसी के दौरे पर जाते जाते वो रायबरेली आए, खास तौर से रायबरेली के ऊंचाहार पहुंचे, मनोज पांडे के घर पहुंचे और उन्होंने वहां पर मुलाकात की। 1 घंटे तक दोनों के बीच बड़ी गहमा गहमी मुलाकात हुई। खबरें ये चली कि जो है साहब ये 7 लोग मनोज पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी छोड़ जाएंगे और भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, और इनको बड़ी यहां पर तवज्जो मिलेगी, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात, ना घर के रहे ना घाट के रहे। हालांकि जो दूसरी तस्वीर थी 1 अप्रैल वाली, जब ये लोग दोबारा मिलने गए थे, इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा तंज भी किया था। उन्होंने कहा था कि जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है, और ये लोग भटक रहे हैं। ना ये भाजपा में शिफ्ट हो पा रहे हैं और ना अब ये सपा में वापस आ पा रहे हैं। अब यहां से कहानी का एक दूसरा पहलू भी शुरू होता है। अब जो इनको करना था वो तो ये कर गए। सबसे बड़ा संकट जो है वो मनोज पांडे के लिए है। आज बात मनोज पांडे की ही करेंगे इस चैप्टर में। मनोज पांडे ऊंचाहार से 3 बार के विधायक थे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, अखिलेश यादव के बड़े करीबी थे। मतलब अखिलेश यादव के कान में कोई बात फूंकना होती थी तो मनोज पांडे फूंकते थे। बावजूद इसके ये दगा कर गए, बीजेपी में इनकी अंतरात्मा जाग गई और ये वहां पर वोट करके आ गए। अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, उस तस्वीर को देखिए और आप समझिए कि अब ये दूसरी लाइन क्या है। मनोज पांडे ऊंचाहार से करीबन 45-50 किलोमीटर दूर एक दूसरी विधानसभा लगती है सरेनी गए थे। वहां पर एक हत्या हो गई थी एक युवक की, उसके बाद बड़ा मामला था। वो वहां पर गए थे शोकाकुल परिवार से मिलने, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उनका वहां विरोध शुरू हो गया। मनोज पांडे मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप सुन पाएंगे कि कैसे मनोज पांडे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हो रही है। पहले कुछ चंक सुन लीजिए इसका, फिर हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। सुन लिया आपने, मनोज पांडे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। भीड़ के बीच में कौन खड़ा है? बीजेपी के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह। हालांकि मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक सरेनी से हैं, लेकिन बावजूद इसके मनोज पांडे अब खबरें ये हैं कि बीजेपी के टिकट पर ऊंचाहार की बजाय सरेनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों लड़ना चाहते हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अब चूंकि पहले से वहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं, धीरेन्द्र इस बार चुनाव हारे 22 का, पिछली बार तो विधायक थे ना। अब धीरेन्द्र की जो सियासत है वो डगमगाने लगी, उनकी जमीन हिलने लगी। उनको डर लगने लगा कि मनोज पांडे ऐसा ना हो कि ऊंचाहार छोड़ के सरेनी चले आए, यहां पर चुनाव लड़ने लगे, और अगर यहां चुनाव लड़ने लगेंगे तो फिर उनका क्या होगा अगर उनको टिकट मिल गया मनोज पांडे को। तो अब उनके लिए यह चीज बड़ी मुश्किल हो गई। लिहाजा उनके कार्यकर्ता अपने नेता का अपमान होते देख, वो हत्या का मामला तो किनारे हो गया, मनोज पांडे मुर्दाबाद का मामला गर्म हो गया।
मनोज पांडे भी जैसे तैसे वहां से अपनी गाड़ी में वापस बैठे और वहां से बैठकर वापस ऊंचाहार आ गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मनोज पांडे अगर इतने कद्दावर नेता हैं, इतने तगड़े नेता हैं, तो फिर वो ऊंचाहार छोड़ क्यों रहे? 3 बार के विधायक हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कहानी को ऐसे समझिए। असल में जो पूरी तिकड़म है वो वोट बैंक की है। समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे तो आपको मुसलमान भी वोट देगा, आपको दलित भी वोट देगा, आपको यादव भी वोट देगा, आपको पिछड़ा भी वोट देगा। लेकिन अगर आप बीजेपी के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे तो आपको सिर्फ अपर कास्ट वोट करेगी, आपको ठाकुर वोट करेगा, आपको ब्राह्मण वोट करेगा। और इसी वोटों की राजनीति में मनोज पांडे फंस गए। ऊंचाहार में जो पहले अगड़ी जाति के वोट हैं वो आपको बताते हैं, ठाकुर और ब्राह्मण, यही 2 यहां पर बड़ी जाति हैं। ठाकुर महज 36,000 हैं और ब्राह्मण 40,000 हैं ऊंचाहार में। चूंकि ये खुद ब्राह्मण हैं और समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ते हैं तो इनको अपर कास्ट के साथ साथ यादव, पासी, मौर्य, मुस्लिम, ये सारे लोग वोट करते हैं। लेकिन अब उनको यह डर लगने लगा है मनोज पांडे को कि अगर वो बीजेपी के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनको पिछड़ी जाति, दलित जाति, मुसलमान वोट नहीं करेगा। कितनी बड़ी आबादी है? पासी यहां पर 64,000 है, यादव यहां 42,000 है, मौर्य यहां पर 25,000 है और मुसलमान 18,000। यानी कि यही वोट बैंक यहां पर जीत और हार तय करता है। तो पांडे जी अगर बीजेपी के बैनर पर जाएंगे तो फिर इन जगहों से उनको ये मतदाताओं का वोट मिल पाना मुश्किल है। फिर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनको मिलेगा। पांडे जी इससे गड़बड़ा गए हैं, उनको लगने लगा है कि इस बार उनके लिए चुनाव मुश्किल हो जाएगा। इंटरनल उन्होंने सेटिंग बिठाई है कि उसे जो सटी हुई सीट है जहां वो गए थे वहां उनको प्रत्याशी बना दिया जाए। क्यों बना दिया जाए ये भी समझिए। यहां पर जो अपर कास्ट है, ठाकुर और ब्राह्मण, ठाकुर यहां 65,000 है और ब्राह्मण यहां 70,000 है। सराहनीय की बात मैं कर रहा हूं। पासी 50,000 है, यादव 46,000 है, मुस्लिम और दूसरे अन्य जो है वो करीबन 45,000 है। यानी कि यहां जो अपर कास्ट है, ठाकुर और ब्राह्मण, ये आपको जिताने के लिए सक्षम है, आपको विधायक बना देंगे अगर आप बीजेपी के बैनर पर यहां पर चुनाव लड़ते हैं तो। और यही बात खोजते खोजते मनोज पांडे सराहनी तक पहुंचे। अब चूंकि मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, उनका विरोध शुरू हो गया है, तो अब उनको भी दिल में डर बैठ गया है कि ऐसा ना हो कि वहां से टिकट मिले ना, ऊंचाहार से जीत ना पाए, तो बड़ी विकट समस्या हो जाएगी। इसी के लिए मिसाल कही जाती है कि न घर के न घाट के। अब मनोज पांडे के सामने बड़ी विकट समस्या हो गई। वो सपा में वापस आ नहीं सकते हैं, भाजपा में वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, टिकट का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, अमित शाह से कई बार मिल लिए हैं, सरकार में सेट नहीं हो पाए, कोई मंत्री पद नहीं